नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है KKCA एकेडमी के अंदर। हम लोग इंडेक्स नंबर के इस सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इंडेक्स नंबर में जो भी आगे दिया है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक क्या है, कैसा है, ये हम लोग अभी जानेंगे। ये FY BCom का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का चैप्टर नंबर 4 है एक्चुअली। लेकिन जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला कि जैसे चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियोस हमने डाले, उसके बाद में फिर अभी चैप्टर नंबर 4 मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, ऐसे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स के पहले बहुत सारे वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे जरूर, लेकिन जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि फिर हम लोग अच्छा और कंटेंट आपके लिए और क्वांटिटी में कंटेंट लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स और कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। प्रॉब्लम्स एंड कंसिडरेशन। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता क्या है ये हमने जाना। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। फॉर एग्जाम्पल BSE NSE के सेंसेक्स, निफ्टी या होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर, हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर भी होता है। ऐसे हजारों इंडेक्स नंबर, ग्रोथ रेट, GDP, बहुत सारे टाइप्स के ऑन एन एवरेज में निकालने वाले जितने भी कैलकुलेशंस है, जितने भी इंडेक्स नंबर्स है, उसके बारे में चर्चा हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आपको याद होगा तो इट इज़ ओके, नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन कि इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ओके, उसके बाद में मैंने लास्ट टाइम जो एक चीज़ समझाई थी उसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आएगा, वो था इंडेक्स नंबर एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर कैसे होता है इंडेक्स नंबर, वो जानने के लिए जरूर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते और फिर उसके आगे आगे हम लोग प्रॉब्लम्स और कंसिडरेशन में आएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन आप लोग लगे तो आपको लिख लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आने वाली है। डेफिनेशन इज इंडेक्स नंबर इज द नंबर designated to measure the average change in the value of group of related variable over two different situations। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, लिख लेना जरूर। इंडेक्स नंबर इज अ नंबर is designated to measure the average change in the values of group of related variables over two different situations। ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन मतलब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स मतलब जो कमोडिटी या जो चीज का आप लोग निकालना चाहते हो इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो आपको जितने भी इंडस्ट्रीज है दैट इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल रिलेटेड टू दैट। लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि लिंक में हमको चीजें समझेगी। डेफिनेशन ये कहती है कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल जितने भी है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर लिया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जितने भी आपको ग्रुप ऑफ वेरिएबल दिखता है, फिर वो किसी भी कंपनी का होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसका इंडेक्स नंबर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली सिर्फ टेस्ला के बारे में नहीं सोचूंगा, टाटा के बारे में भी सोचूंगा, महिंद्रा के बारे में भी सोचूंगा, बजाज के बारे में भी सोचूंगा। जितने भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है उन सभी वेरिएबल्स का एक कलेक्टिव एवरेज अगर मैंने निकाला ओवर द टू डिफरेंट सिचुएशन, उसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स नंबर। ओवर द टू डिफरेंट सिचुएशन कहने का मतलब यही है कि एक सिचुएशन होगी पास्ट वाली, एक सिचुएशन होगी करंट वाली। तो जो बेस पीरियड जो हम लोग बोलते हैं, बेस पीरियड मतलब पीछे वाला कोई भी एक मंथ पकड़ लो, कोई भी एक ईयर पकड़ लो, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे पकड़ना है, कैसा होना चाहिए। लेकिन पीछे वाला कोई भी एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल 2011 के कंपेयर में 2021 में कितना ग्रोथ हुआ, या 2012 के कंपेयर में 2022 में क्या ग्रोथ रही या नहीं रही, क्या कम ज्यादा हुआ, ये सब गिनना। तो हमें एक बेस पीरियड पकड़ना पड़ता, एक पीछे वाला पीरियड पकड़ना पड़ता। दैट इज वन ऑफ द सिचुएशन एंड करंट जो चल रही है दैट इज वन ऑफ द सिचुएशन। इन दो सिचुएशंस के अंदर हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग द एवरेज इज नथिंग बट द इंडेक्स नंबर। लगे तो आप लोग ये कीवर्ड्स जो है, ये कीवर्ड्स को पकड़कर आपके अपने शब्दों में भी एक डेफिनेशन वहां पे लिख सकते हैं
या फिर जैसे टेक्स्ट बुक में दिया वैसे के वैसे अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल या फिर हमने जो चर्चा की अभी डिफरेंट सिचुएशन में, ये अलग अलग टाइम स्केल के अनुसार या टाइम सीरीज के अनुसार कह सकते हैं कि दो डिफरेंट सिचुएशन चुनने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए या इंडेक्स नंबर बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम आता है, क्या कंसिडरेशन करना पड़ता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा एक प्रॉब्लम कह सकते या एक कंसिडरेशन कह सकते, जो आप चाहे वो कह सकते हो। दोस्तों, हम जो भी करते हैं जिंदगी में, जैसा भी कुछ करना है, जैसे ये आदमी देख रहे हो आप लोग, ये आदमी भी कुछ ना कुछ भाग रहा है, ये जहां पर भी भाग रहा है, जिस चीज के लिए भागना चाहता है ये, वो किस चीज के लिए भागना चाहता है ये उसको पता होना जरूरी है। मीन्स पर्पज शुड बी क्लियर। हमारा पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी वेरी वेरी क्लियर। हम जो भी चीज करते हैं जिंदगी में, आप लोग पढ़ रहे हो, यस, कोई किसी जॉब कर रहा है, कोई किसी भी प्रोफेशन में है, तो कर क्यों रहा है आखिर, उसका एक पर्पज फिक्स होना चाहिए कुछ भी चीज करने का। तो दिस इज पर्पज शुड बी फिक्स्ड while constructing the index number. Your purpose should be very much defined and it should be very fixed to some commodities only. कैसे, क्या होता है पर्पज? Let's check it. Purpose of index number in construction should be clearly and unambiguous. अनएम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चीज मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। अनएम्बिग्वियस मतलब एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मन में ऐसी शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है मेरे मन में कि पर्टिकुलर इस चीज को लेना है कि नहीं लेना है। जब मुझे बोला गया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो ये कमोडिटी उसमें आएगी, तब उसमें शक्कर लेनी कि नहीं लेनी सर, इसमें गुड़ लेना है कि नहीं लेना है, इसमें दालचीनी लेनी है कि नहीं लेनी, ये क्वेश्चन नहीं अराइज होना चाहिए। जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे, तब जो जो चीजें डिसाइडेड है वो मेरे मन में पर्पज शुड बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए मुझे ऑन एन एवरेज जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनका सर्वे करना चाहिए। मैं अगर किसी अमीरों के घर में सर्वे करने अगर चला गया, तो उनकी चॉइसेस एंड उनकी टेस्ट अलग होगी। तो मेरा पर्पज जो है कि मुझे एक कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालनी थी, तो वो ऑन एन एवरेज होनी चाहिए, तो वो मुझे नहीं मिलेगी। दैट्स वाई पर्पज शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसमें कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं होना चाहिए। ओके, तो योर स्कोप ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी क्लियरली डिफाइंड। मतलब आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक लेना है, कौन से एरियाज में जाना है, कौन से एरियाज कवर करने हैं, किन लोगों तक आपको सर्वे करना है, कितना नीचे और कितना ऊपर तक, या आपको कितना एक्सटेंड से कितना एक्सटेंड तक, ये सब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज योर स्कोप ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी वेरी वेरी क्लियर। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अगर मुझे निकालना है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर जो चीजें असर डालती है, या फिर मुझे फ्यूल प्राइस का इंडेक्स नंबर निकालना है, तो फ्यूल प्राइस के ऊपर जो चीजें असर डालती है, जो चीजें असर डालती है और जिस क्लास ऑफ पीपल को उसका इफेक्ट होता है, मतलब फ्यूल की प्राइस बढ़ गई तो अमीरों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फर्क मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास को पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रहे कि हमें क्लास ऑफ पीपल कौन सा चुनना है, हमें कमोडिटीज कौन सी उसमें लेनी है, दैट शुड बी डिफाइंड। योर बेस पीरियड शुड बी डिफाइंड। बेस भी हमको लेना है, या वेट्स कहने का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है, वो आगे बताऊंगा मैं। वेट्स है, बेस पीरियड है, ये जो भी चीजें है वो पर्पज से ही आएगी। तो पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट कंसिडरेशन जो है वो है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। जस्ट अ मिनट, यस, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज कहने का मतलब ये हो गया कि किस कमोडिटीज को हम लोग सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, while selection of commodities is very important in case of construction of index number, there is no rigid rule। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, आपका अगर पर्पस क्लियर है, आपको अगर पता है कि किस तरह से आपको आगे जाना है,
तो यूर क्वांटिटी कमोडिटी शुड बी उसमें आ जाएगी कि कमोडिटीज भी उतने ही लिमिट तक फिक्स हो जाएगी। नंबर ऑफ कमोडिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना है, मैंने एक लिस्ट तैयार की कि ये चीज़ों का मैं होलसेल प्राइस निकालकर उसका एवरेज लूंगा, तो वो कौन सी चीज़ें और कितने एक्सटेंट तक मुझे लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टी लेना है, कॉफ़ी लेना है, शुगर लेनी है, गुड़ लेना है, बाकी भी दाल चीनी चावल जो भी है उनका मुझे सारा होलसेल प्राइस निकालना है। तो ये लिस्ट बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर किन किन चीज़ों का असर पड़ता है, यही चीज़ें अपने जीवन में है। इसके अलावा हम लोग थोड़ी ना ऐसा मतलब अपने पिज़्ज़ा खाना है मुझे, रोज रोज कौन पिज़्ज़ा खाएगा। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, किसी हाई क्लास या ऐसे लग्जरियस लाइफ जीने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मिडिल क्लास में पिज़्ज़ा नहीं होता है, मिडिल क्लास में चाय जरूर होती है, उसमें कोल्ड कॉफ़ी नहीं होती है। तो कोल्ड कॉफ़ी 40 की 50 हो गई, 50 की 60 हो गई, उसका असर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन टी अगर 10 रुपये से भी बढ़ गया तो उसका असर मिडिल क्लास के ऊपर जरूर आएगा। मिडिल क्लास को गाड़ी ही चाहिए, 4 व्हीलर घूमने के लिए चाहिए, जरूरी नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसका इफेक्ट होगा, लेकिन ऑडी की प्राइस बढ़ जाएगी उसका असर इसके ऊपर नहीं होगा, तो वो मुझे कंसिडरेशन में नहीं लेनी चाहिए। इसलिए जो कमोडिटीज में ले रहा हूं वो कमोडिटीज शुड बी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर दैट क्लास विच इफेक्ट्स देम, मतलब उसके ऊपर जो अफेक्ट डालता है, जो अफेक्शन होता है उसके ऊपर, जिन जिन चीजों का इफेक्ट मिडिल क्लास के ऊपर होगा उसी चीजों को हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग जैसे कमोडिटीज की लिस्ट बता रहे हैं, तो मैंने बताया कि इट शुड नॉट बी टू लार्ज और नॉट टू स्मॉल। इंक्लूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज रिजल्ट्स इनटू द ग्रेटर एक्सपेंसेस, मोर टाइम, मोर वॉल्यूम ऑफ वर्क। आप अगर ज्यादा लिस्ट बनाओगे तो उसका सर्वे करने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा खर्च होगा और उसमें आपका एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि कमोडिटीज आपकी बहुत शॉर्ट भी रही तब भी आपको क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि जो इंडेक्स नंबर आएगा वो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा, वो एक प्रॉपर क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए, वो प्रॉपर नंबर नहीं निकलेगा, आपका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, बीच में कहीं तो भी आपकी एक लिमिटेड एक लिस्टिंग कमोडिटीज़ की आपकी होनी चाहिए। Reasonable number of commodities you should be included into the construction of index number. Selection should be relevant to that purpose, or we can say in construction of index number. रिलेवेंस मतलब जैसे मैंने अभी अभी बताया कि ऑडी का रिलेवेंस सामान्य से नहीं हो सकता, सामान्य कुटुंब से नहीं हो सकता, सामान्य फैमिली से नहीं हो सकता। आपको अगर लेना है तो आप सिंपल जो सामान्यों के घर में जो चीज़ों की चर्चा है उन चीजों के बारे में आपको सोचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज रिलेवेंस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेस्ट, कस्टम्स एंड नेसेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन फॉर द इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब रिप्रेजेंटेशन जब ले रहे हैं हम लोग तो टेस्ट, कस्टम एंड नेसेसिटीज, मतलब जिस एरिया में जैसा कल्चर है, जैसे उन लोगों की टेस्ट यूज, कपड़े यूज करने की, रहने सहने की, जो भी अलग अलग पद्धतियां होती है अलग अलग देश में, अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग एरिया में, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे कौन सी कमोडिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, तो राइस का प्राइस में कम होना ज़्यादा होना उनके ऊपर ज़्यादा असर डालेगा एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। नॉर्थ इंडियंस उतना राइस नहीं खा रहे जितना साउथ इंडियन खा रहे हैं। इसका मतलब उस हिसाब से वो कल्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ दिस होल कमोडिटीज मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, वो चीज़ों को सिलेक्ट हमें करना चाहिए। सेलफोन हो, रेफ्रिजरेटर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, वॉशिंग मशीन हो, कार्स हो, इन सभी को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल। मतलब लग्जरियस चीज़ जो रहती है, अब मोबाइल के बिना भी आदमी जी सकता है, लेकिन वो सिंपल चीज़ जैसे कि दाल चावल, ये तो खाने की चीज़ है, इनके बिना वो नहीं रह सकता। दाल चावल ये चाहिए। इसलिए आज भी राशन दुकान में दावल चाली मिल रही है, चीनी मिल रही है, उसमें मोबाइल्स नहीं देते, मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवा के देते। तो यही लॉजिक है। नेसेसिटी क्या है? बेसिक नेसेसिटी इंसान को जीने की, दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर।
तो वो जो पर्पज हम लोग ले रहे, पर्पज से हमने देखा कि कमोडिटीज का सिलेक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन हो गया, कमोडिटीज का पर्पज भी, कमोडिटीज का सिलेक्शन हो गया, पर्पज भी डिफाइन हो गया। अब बारी आती है जब सर्वे करने के लिए हम लोग निकलते हैं इंडेक्स नंबर का, तब डेटा कलेक्ट करना पड़ता। सर्वे जो बोल रहा हूं मैं, सर्वे क्यों करते हैं? डेटा कलेक्शन के लिए। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। कि डेटा जब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तब हमें पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी में और किस वे से हमें जाना है डेटा कलेक्शन करने के। हमें प्राइस कोटेशन जो लेने हैं या फिर क्वांटिटी कितना कंज्यूम हुई है, मतलब हमें प्राइस जाननी है किसी कमोडिटीज की, या फिर अगर हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे तो हमें ये जानना होगा कि कितनी क्वांटिटी की खपत है यहाँ पे, इस एरिया में पर्टिकुलर इस चीज की कितनी क्वांटिटी बेची जा रही है, तो वो क्वांटिटी का ये होगा, या क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी हुई, कंज्यूम कितनी हुई, ये सब जानना अगर है, या क्वांटिटी इंपोर्ट कितनी हुई, एक्सपोर्ट कितनी हुई, दैट इज डिपेंड ऑन पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर। फिर से बात आती है पर्पज के ऊपर। पर्पज डिफाइन होगा तो आप कमोडिटी डिफाइन कर पाओगे, और ये सब होगा तो आप कलेक्शन भी पर्टिकुलर उस एरिया में ही कर पाओगे। डेटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम रिलायबल एजेंसीज एंड स्टैंडर्ड ट्रेड जर्नल। मतलब रिलायबल एजेंसीज कहने का मतलब जिसके आप ऊपर आप भरोसा रख सकते, आपका विश्वास जिस एजेंसी के ऊपर होगा। ऐसे एजेंसीज कौन से होते हैं कि जिसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं? तो स्टैंडर्ड ट्रेड जर्नल रहते हैं, जो मैगजीन्स आते हैं, जर्नल्स स्टैंडर्ड ट्रेड के, WTO का होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होगा, या इंडिया के अंदर भी जितना भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनका अगर ट्रेड का कुछ मैगजीन निकलता है तो उसके अंदर दिया हुआ डेटा हमारे काम का है। पीरियोडिकल जर्नल्स रहते, कुछ रिपोर्ट्स रहते, न्यूज़पेपर रहते, ऑफिशियल पब्लिकेशंस रहते अलग अलग कंपनीज के, वो सारा डेटा हम लोग एक्यूरेट एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए ले सकते हैं। अगर हमने किसी भी तरह से डेटा ले लिया जो रिलायबल एजेंसीज नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो गलत होगा, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो इसलिए हमें एक्यूरेट एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव आंसर होने के लिए हमें रिलायबल एजेंसी से ही डेटा लेना चाहिए। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर निकालना है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CPI कहते हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए जो प्राइस कोटेशन है, इट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रस्टेड एजेंसीज। वो कहीं से भी उठाकर हमने नहीं लानी चाहिए, जो ट्रस्टेड एजेंसीज है उनसे ही हमने लेनी चाहिए। प्राइस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप, टाइम टू टाइम, क्वालिटी टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी टू क्वांटिटी, ये चेंज हो सकती है। तो वो सारा जो चेंजिंग नेचर है उसका, वो भी हमारे नोटेशन में आना चाहिए। प्राइस शुड बी कलेक्टेड विथ अटमोस्ट केयर। जितनी हम लोग बारीकी से, जितना माइक्रो प्लानिंग करके चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, उतने करने की कोशिश करनी चाहिए। एज पर द रिक्वायरमेंट रिटेल होलसेल प्राइस शुड बी कलेक्टेड। जो अगर आपको रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो रिटेल शॉप में चले जाओ, होलसेल निकालना है तो होलसेल में चले जाओ। समटाइम प्राइस में भी कोटेड एज ए नंबर रुपीज पर यूनिट, या फिर क्वांटिटी के हिसाब से लिया जाता है। जैसे ₹10 पर kg अगर कोई चीज़ अगर बेची जा रही है, दूसरे साइड में वो जो चीज़ है, दूसरी कोई भी चीज़ होगी, समझो चावल है, ₹10 पर kg बेचा जा रहा है, तो हमको दूसरी जो चीज़ है जैसे चीनी है, तो उसका भी रुपीज समथिंग समथिंग, मतलब ₹40 पर kg ही देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ग्राम में है, जैसे आलमंड्स है ना, जैसे बादाम है, काजू है, ये जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ये kg में नहीं होते, वो ग्राम में होते हैं। 100 ग्राम का पैकेट, 200 ग्राम का पैकेट, तो वो जो ग्राम है उसको kg में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो kg वालों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, और फिर उसका जो प्राइस है वो उस हिसाब से बनाओ। मतलब ऐसा ना हो कि कोई kg में हो गया, कोई ग्राम में हो गया, ऐसा नहीं, सबका एक इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, अब डेटा देखो, शुरुआत से फिर से हमने क्या क्या देखा वो एक बार रिकॉल करते। हमने ये देखा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद में हमने ये प्रॉब्लम देखा कि उसके अंदर हमारा स्कोप या हमारा जो भी पर्पस है, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। सेकेंड हमने ये देखा इसके अंदर कि हमको कौन सी कमोडिटीज है, वो कमोडिटीज का सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड हमने देखा कलेक्शन ऑफ डेटा इज इम्पॉर्टेंट, कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करना है। अब चौथा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज चॉइस ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड जैसे मैंने अभी अभी समझाया, बेस पीरियड का मतलब होता है कि पीछे वाला कोई एक पीरियड,
पीछे वाला मतलब पुराना, जिसके साथ हमें कंपेयर करना है। दोस्तों, हमने देखा इस डेफिनेशन के अंदर कि जो इंडेक्स नंबर जो है, इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। रिलेटिव कहने का मतलब ये हो गया कि उसका संबंध किसी एक से है, और तो किससे है? आज की जो परिस्थिति हमारे सामने वो किससे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि आज तो हम लोग अच्छा है कि घूम रहे हैं, बाहर घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी से भी मिलजुल सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्यों? हाँ, 2 साल पहले जब कोरोना था तब हम लोग ये सब चीजें नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या किया? कंपेयर किया। अपनी बुद्धि ने क्या किया? कंपेयर किया, एक रिलेटिव पोजीशन बना ली। आज क्या बेटरमेंट है और पास्ट में क्या नहीं था, इन दोनों के बीच का जो फासला है, ये जो अंतर है, ये हमारी बुद्धि ने बनाया। सेम इसको बोलते हैं बेस पीरियड। पुराना वाला हमेशा होता है बेस पीरियड, आगे वाला जो होता है वो होता है करंट पीरियड। ओके, सिंपल। इंडेक्स नंबर यूजेस द टू बेसिक टाइम पीरियड्स। In this situation, the period for which the index number is determined is called as the current period. जिस साल के लिए, जिस ईयर के लिए हम लोग बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ बेस पीरियड, मतलब वो करंट पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो 2021 के जो वैल्यूज है या वो जो पीरियड है, इट इज करंट पीरियड। मैं 2022 के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो क्या बन गया? मेरा करंट पीरियड। हाँ, लेकिन जो कंपैरिजन करने के लिए जो पिछला वाला ले रहा हो, वो आप 2 साल पुराना लो, 3 साल पुराना लो, 5 लो, 10 लो, जो भी आप यूज कर रहे हो, वो वाला क्या हो गया? मेरा बेस पीरियड। ओके, देन बेस पीरियड शुड बी पीरियड फॉर विच द रिलायबल फिगर्स आर अवेलेबल। ऐसा बेस पीरियड भी नहीं होना चाहिए कि जिसका डेटा ही हमारे पास नहीं। बेस पीरियड चूज करते समय ये तो ख्याल रखना चाहिए एटलीस्ट कि उसका डेटा अवेलेबल हो। ये तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है और हम लोग चले बेस पीरियड ढूंढने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बोलेगा 1947 का जो रीडिंग्स थे वो अभी ले लो और 2022 के साथ कंपेयर करो, ऐसा नहीं चलेगा। 1947 होके बहुत दिन हो गए, 75 साल आज़ादी के, अब कहाँ से आएगा वो डेटा? अब चला गया वो डेटा। बेस पीरियड शुड बी विद इन सर्टन लिमिट, एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। इतना पुराना बेस पीरियड लेके कैसे चलेगा? क्योंकि उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है। वही बोल रहा है वो कि उसका रिलायबल फिगर्स शुड बी अवेलेबल, मतलब उसके फिगर्स अवेलेबल होने चाहिए। अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बी प्रेफरेबली चूजन। जैसे आप लोगों को पता होगा 1992 में इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी का एडॉप्शन किया, लिबरेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला ईयर था। 1991 मतलब वो पूरा 90s का जमाना। ये क्या है? इकोनॉमिक लिबरेशन है। 2008 में आपको पता होगा, आई थिंक 2008 या 10 इसके आसपास में एक ग्लोबल रिसेशन आया था। उस रिसेशन भी इकोनॉमिक, फिर रिकवरी जब हमारी हुई है, जब हमारी रिकवरी हुई है, या बड़े बड़े ट्रेड हमने जब साइन किए, बड़ा बड़ा कोई इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर आई, फिर वो आईटी इंडस्ट्री हो या फिर मैकेनिकल वाली इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, जब भी इंडस्ट्री का हमारे देश में आना जाना चालू हुआ, हमारा ट्रेड बढ़ा, दैट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ईयर। उन इंपॉर्टेंस ईयर को आप लोग बेस पीरियड ले सकते हो। ओके, बेस पीरियड शुड नॉट बी एबनॉर्मल पीरियड। जहां पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो वाला ले सकते हो, दैट इज वेरी वेरी। जैसे कि और एक कह सकते हैं इसमें कि जो 2011 2001 ये वाले पीरियड आप लोग जरूर ले सकते हैं, क्योंकि उस ईयर्स में हमारा सेंसस हुआ है। देश के अंदर सेंसस, जनगणना जिसको हम लोग कहते हैं, हमारी जितनी भी आबादी है उस आबादी को गिना गया, तब डेटा बहुत वास्टली कलेक्ट होता है। जब जनगणना करते हैं या सेंसस करा जाता है, तब सिर्फ लोगों को ही नहीं नोट किया जाता, उनके बिजनेस के बारे में, उनके नौकरियों के बारे में, उनकी जॉब प्रोफाइल सब नोट किया जाता है। इसका मतलब तब वास्ट स्केल के ऊपर आपको डेटा जरूर मिलेगा और रिलायबल भी मिलेगा। दैट्स व्हाई दैट शुड बी चूजन एज अ बेस पीरियड। ओके, मैंने स्लाइड्स में भी दिखा है, शी हैज अ चॉइस। उसको अगर चॉइस है तो हमें भी चॉइस होनी चाहिए। तो अगर हमें भी उस हिसाब से ही चॉइस करना चाहिए। चलो, तो अभी जस्ट अ मिनट, इस चॉइस के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाए वो वाला थोड़ा सा हम लोग अभी देख लेते हैं। उसमें 4 पॉइंट है, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट,
द बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल पीरियड, जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। नॉर्मल पीरियड होना चाहिए मतलब साधारण वर्ष होना चाहिए। 2020 एंड 2021 इज नॉट अ नॉर्मल पीरियड। क्यों नॉर्मल पीरियड नहीं? आप सबको पता है एक पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आया है, सारी एक्टिविटीज थम गई है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसके अंदर एक्टिविटीज, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये नॉर्मल पीरियड है? हाँ, अगर सब कुछ अच्छे से, सब फैक्ट्रीज, जॉब, सर्विस सेक्टर, ऑल सेक्टर्स आर रनिंग वेरी स्मूथली, और तब जब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज द नॉर्मल पीरियड। अगर समझो जैसे अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो यूक्रेन वाले बेस पीरियड तो नहीं ले सकते उस साल में, अभी अभी जो ये करंट ईयर उनका चल रहा है उसको वो नहीं कह सकते कि ये बेस पीरियड है। क्यों? वॉर चल रही थी दोनों देश के अंदर, दोनों देश की इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब है, तो वो कह नहीं सकते कि वो बेस पीरियड है। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी वॉर हो, पेंडेमिक हो, या फिर कुछ भी अगर आपके पर्टिकुलर देश में अगर कुछ चीजें हो जाती है, it should not be taken as a base period. Okay, it means that there should be not any incident like a war, flood, famine, earthquake, labor strikes. ये कुछ भी अगर होता है, कुछ भी आपत्ति अगर आती है, सिंपल शब्दों में कहना होगा, तो it should be not taken as a base period because it is an abnormal condition and it is economically instability उस पूरे देश में होती है, इसलिए प्रॉपर प्राइस कोटेशन नहीं आते, क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हुई प्रॉपरली वो भी समझ नहीं आती, प्रोडक्शन कितना आया, कितना कहा गया वो भी समझ में नहीं आता। दैट्स व्हाई फिगर्स आर नॉट अवेलेबल इन दैट एबनॉर्मल पीरियड, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट टेक इट एज अ बेस पीरियड। सेकेंड चीज, कैसा लेना चाहिए बेस पीरियड? बेस पीरियड शुड नॉट बी टू डिस्टेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1947 का, आप लोग बेस पीरियड अभी नहीं ले सकते। क्यों? तब की हमारी रहन सहन, तब के हमारे कस्टम्स, तब की हमारी हैबिट्स, तब के टेस्ट आज पूरे पूरे चेंज हो गए हैं। दिस चेंज इज वेरी ग्रेजुअल इन पीपल, बट आप अगर बहुत दूर का ले रहे हो, तब के रहन सहने का तरीका और आज के रहन सहन का तरीका पूरा चेंज हो चुका रहता है। सिंपली अगर मुझे कहना हो, पहले लोग जींस नहीं पहना करते थे 90s के ज़माने में, 90s के ज़माने में, 80s के ज़माने में आमतौर के ऊपर जींस नहीं है। आज पूरा हमारा जो वेयरिंग स्टाइल है, अटायर जिसको हम लोग कह सकते हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट एरा। इवन आप भी अगर किसी के फोटोज अगर आपके घर में अगर होंगे, आपके पुराने मतलब दादा परदादा के, तब उनके आपको अटायर दिख जाएगा, वो टोटली डिफरेंट है। आज का अटायर हमारा टोटली डिफरेंट है। पहले गांधी टोपी हुआ करती थी, आज हमारे सिर पे नहीं है कुछ भी ऐसा। ओके, मतलब हमारा अटायर चेंज हो गया, हमारे टेस्ट अलग चेंज हो गए। तब के ऐसा भी हो सकता है, तब खाने पीने का एक अलग ढंग होता होगा, एक अलग तरीका होता होगा, उनकी टेस्ट अलग होती होगी। आज हमारे खाने पीने के तरीके अलग हो चुके हैं। तो ये बदलाव जो है, ये बदलाव तो आना है। इन शॉर्ट, कस्टम्स, हैबिट, टेस्ट एंड पीपल चेंज ग्रेजुअली इन दिस केस। दैट्स व्हाई कंपेयर करने के लिए योर पीरियड, बेस पीरियड शुड नॉट बी टू डिस्टिंक्ट। वो बहुत पुराना होकर नहीं चलेगा। Sometimes in the meanwhile, some old commodities gets out of the use and new commodities get introduced in this period. That's why you should take care of the base period. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी हैबिट्स है, वो चली गई है जमाने के साथ, और बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आई है। पहले जमाने में सिंपल एग्जांपल दूं तो मोबाइल नहीं होता था। मोबाइल के बिना लोग बहुत आराम से जिया करते थे, एक दूसरे को खत लिखते थे, लेटर लिखते थे, और वो लेटर से ही जो भी है उसका कम्युनिकेशन किया करते थे। लेकिन आज की बदलाव कितनी वास्ट है। 4G 5G के ज़माने में रहने वाले हम लोग, सिंपल अगर हमको कुछ भी बात कहनी होगी तो बाजू वाले को भी हम लोग आज मैसेज करते हैं। इन शॉर्ट, हमारी टेस्ट बदल चुकी है, कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन हुआ है और कुछ चीज़ें हमारे से चली गई है। तो दिस शुड बी टेकन केयर। दैट्स व्हाई योर बेस पीरियड शुड नॉट बी टू डिस्टिंक्ट, इट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। एक 5-10 साल के पहले वाला होना चाहिए, एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ योर इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट थिंग, बेस पीरियड के केस में बेस पीरियड शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज। मतलब बहुत नजदीक का भी नहीं होना चाहिए, बहुत दूर का भी नहीं होना चाहिए। अब नजदीक का क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत नजदीक का बोला मैंने, नजदीक का नहीं बोला, बहुत नजदीक, जैसे जस्ट 2 साल पहले, जस्ट 1 ईयर पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें जो बदलाव आपको देखना है, जो चेंज होना है, वो चेंज आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल की जो हमारी हैबिट्स है, आज की जो हैबिट्स है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। कम से कम थोड़ा सा एक लिमिट होना चाहिए 5-10 साल का, तब आपको थोड़ा सा चेंजिंग नेचर समझ में आएगा।
तब की रीडिंग और आज की रीडिंग आपके सेम आ जाएंगे अगर आप नजदीक का कोई पीरियड लेंगे तो। इफ बेस पीरियड इज टू शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल सिंगल डे या सिंगल वीक, सिंगल आवर, देन प्राइस आर हाईली अनस्टेबल। तो वो अनस्टेबल होने के कारण हमें वो समझ में नहीं आएगा कि कितना चेंज हो रहा है और कितना चेंज नहीं हो रहा है। अगर बहुत लार्ज हमने अगर ले लिया बेस पीरियड, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे वेरिएशंस हमको दिखने को मिलेंगे और उसमें हमको ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं चाहिए और बहुत कम वेरिएशन भी नहीं चाहिए, हमें एक रिजनेबल चीज़ चाहिए। दैट्स वाई बहुत दूर का भी नहीं होना चाहिए, बहुत पास का भी नहीं होना चाहिए। रिलायबल प्राइस कोटेशन पीरियड इन दैट पीरियड शुड बी अवेलेबल इन एडेक्वेट लेंथ, मतलब हमने जो बेस पीरियड चुनना है उस पीरियड में एक एडेक्वेट या एम्पल अमाउंट ऑफ जितने भी आपको डेटा चाहिए वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। समटाइम बेस ईयर इज टेकन एज एवरेज ऑफ द मेनी ईयर्स। यस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 साल है, 5 सालों के अंदर मुझे चेक करना है, तो 5 साल को बेस पीरियड में कन्वर्ट करते समय मैं उसका एक एवरेज ईयर निकालूंगा। उस एवरेज ईयर से फिर कंपेरिजन हम करना स्टार्ट करें। वो आगे देखेंगे हम लोग कैसे करना है, लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि बेस पीरियड जरूरी नहीं है कि एक फिक्स ही रखें। अब फिक्स रखना होता है एक कैलकुलेशन के लिए, लेकिन फॉर नेक्स्ट कैलकुलेशन, फॉर नेक्स्ट इंडेक्स नंबर आई कैन चेंज द बेस पीरियड टू द नेक्स्ट। उसको चेन बेस बोलते हैं हम लोग, चेन इंडेक्स नंबर। तो एवरेज हम लोग उसमें ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द ट्राइएन्युअल एवरेज ऑफ ईयर 1979 to 1982 एज अ बेस ईयर डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यस, मतलब अलग अलग, अभी ये तो एक एग्जांपल हो गया, ऐसे हजारों अलग अलग इंडेक्स नंबर अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट हो सेंट्रल हो, तो निकालती रहती है। उसमें जैसे 79 से लेकर 82 के अंदर का उसने निकाला, मतलब एक बेस ईयर उनसे पकड़ा होगा। अब बेस उसका एक एवरेज वाला जो ईयर होगा वो एज अ बेस ईयर पकड़ा होगा, ये उसका कहने का मतलब हो गया। दोस्तों, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द चॉइसेस ऑफ द बेस पीरियड के बारे में। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, वो हम लोग कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और भी कंस्ट्रक्शन के हैं, उनको भी इन डिटेल में आपके सामने में रखूंगा। हमें और देखना है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एवरेज कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ वेट्स कैसे होता है, वेट्स कहने का मतलब क्या है, ये सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये जो वीडियोस है, जितने भी आपके कलीग्स होंगे, जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड्स अलग अलग क्लासेस के या अलग अलग कॉलेज के, जितने भी आपके सेम पैटर्न में पढ़ने वाले लोग होंगे, उनके पास भेजिए, इसको स्प्रेड कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितने भी शेयर कर सकते हो उतने शेयर करो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेटिंग अस। हमें दिख रहा है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो, इसलिए हम लोग क्वालिटी कंटेंट भी आपके साथ ला रहे हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।